हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है, दैट इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो इसमें हमने पिछली क्लास में आपका देखा कि पार्लियामेंट किस प्रकार से बनती है। यानी आज़ादी मिलने से पहले हम लोग बहुत लंबे समय तक हमने कॉलोनियल रूल का सामना किया है, जिसमें हमको फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये जो डिसीजन मेकिंग होती है यानी जो फैसले लेने का अधिकार था, इसमें आम लोगों की पूरी किसी भी तरीके से भागीदारी नहीं थी। ठीक है, वो यानी जो फैसले थे, जो लॉज बनते थे, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो सरकार थी उसके द्वारा लोगों के ऊपर थोपे जाते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से लोगों का काफ़ी शोषण, अत्याचार होता था। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए जब आज़ादी की लड़ाई आपकी बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ने लगी, उसके बाद लोगों ने खुलकर जो आपकी विदेशी नीतियाँ थीं, कानून थे, उसका विरोध किया। और 1885 में, ठीक है, 1885 में आपकी हमारी जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो A.O. ह्यूम जी के द्वारा मानी जाती है, जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल रिफॉर्मर माने जाते हैं। प्लस ही वाज आल्सो सिविल सर्विसेज ऑफिसर। और उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी बॉम्बे में। और अगर हम A.O. ह्यूम की बात करें तो A.O. ह्यूम जो हैं वो पक्षी विज्ञानी भी माने जाते हैं। यानी उन्होंने अपने घर शिमला में बहुत सारे बर्ड स्पेसिमन कलेक्ट किए थे, उसके ऊपर काफ़ी कार्य किया था। और जो स्पेसिमन्स थे उसी की हेल्प से लोगों को काफ़ी स्टडी में मदद मिली थी। ठीक है, और इसी वजह से जो है उनको भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। एनी हाउ, ये तो हुई A.O. ह्यूम साहब की बात। तो हाँ, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इस तरह की मांग रखी थी कि जो लेजिस्लेचर बनेगी और वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्ट होके आएंगे और उनको पूरा राइट होगा बजट पे क्वेश्चन पूछने का और डिस्कशन करने का। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो आप बन के आया तो उसमें इस तरह के अधिकार दिए गए, लेकिन ये सिर्फ एक प्रकार की खानापूर्ति थी, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था और लोगों की पार्टिसिपेशन भी पूरी तरीके से इसमें सुनिश्चित नहीं थी। ठीक है ना, लोग उससे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो इसीलिए आज़ादी मिलने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो इसमें इस बात का हमारे जो नेता थे उन लोगों ने पूरी तरीके से ध्यान रखा कि यहाँ पे जो लोग हैं, ओके, दे शुड हैव अ फुल पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसीलिए आज़ादी आने के साथ जो है, जो आज़ाद भारत था उसमें जो नागरिक थे उनकी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया गया आज़ाद भारत का, तो उसको जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत पे बनाया गया। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जहाँ पे कि आपके जितने भी वयस्क हैं नागरिक जो हैं देश के, उन सबको जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो आपके लोग हैं, ठीक है, उनको जब इस प्रकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका जब भागीदारी निश्चित हुआ, तो उसके बाद वो लोग ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपनी उसकी फंक्शनिंग को यानी प्रभावित करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने प्रतिनिधि चुने। ठीक है, प्रतिनिधि चुनना, उनको सरकार बनाने के लिए भेजना, फिर उनके द्वारा जो कानून बनाया जाए फिर वो आपके पूरे देश पे लागू होना, मतलब इन सब चीज़ों में जो है लोगों की कितनी ज़्यादा रोल है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए जो है जो पहला स्टेप उठाया गया था वो था आपका इलेक्शन। ठीक है, यानी हमें कोई काम करना है तो काम करना किस प्रकार से, तो भाई हमको ये सुनिश्चित करना था कि लोगों की भागीदारी हो हर तरीके से। तो उसे कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हमने क्या किया उसमें इलेक्शंस यानी लोग जहाँ पे अपना नेता खुद चुन सके। तो लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के फिर पार्लियामेंट में भेजे। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्लास में देखा था कि ये किस प्रकार से आपके देश को कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आपका पूरा देश जो है वो बटा रहता है, उसमें से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के पार्लियामेंट में जाता है। ठीक है, और वहाँ पे फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है, और फिर ये जब आपका लोकसभा चुनाव हो जाता है उसके बाद फिर ये सारे के सारे आपके जो लोग हैं, आपके जो नेता आपके द्वारा चुन के गए हैं, वो वहाँ पे फिर सरकार का गठन करते हैं। यही सरकार फिर आपके देश को चलाने का काम करती है। ठीक है, तो इतना तो आपने पिछली क्लास में देख लिया था कि किस प्रकार से आपकी पार्लियामेंट जो है वो बनती है। ठीक है, तो अभी हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था आपके इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस, जो कि पूरे देश में देश के स्तर पर होते हैं, जहाँ पे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। फिर आपके जो असेंबली इलेक्शंस,
जो कि आपके स्टेट वाइज होते हैं ना, यानी आपके जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो जनरल इलेक्शन से चुने जाते हैं, और आपके जो चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं हर स्टेट के, वो आपके असेंबली इलेक्शन से चुने जाते हैं। फिर प्लस हमने बाई इलेक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया था कि बाई इलेक्शंस आपके क्यों कराए जाते हैं, जहाँ पे कि आपके द्वारा चुने गए कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं या किसी भी कारण से, ओके, तो हम फिर अपना एक फ्रेश नेता चुनते हैं ताकि दोबारा से फिर वो हमारे लिए काम कर सके। ठीक है, तो अभी आपने देखा आपकी पार्लियामेंट किस प्रकार से बनती है। अब हम लोग देखेंगे कि एक बार पार्लियामेंट बन गई तो फिर उसको उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, यानी पार्लियामेंट के कार्य। ठीक है, आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ओके, इंडियन पार्लियामेंट, इट इज़ बाई कैमरल इन नेचर। बाई कैमरल इन नेचर का मतलब ये होता है इट हैव 2 हाउसेस, वन इज़ लोकसभा एंड नेक्स्ट इज़ योर राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है इसको हम लोग लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, और आपकी जो राज्यसभा होती है ये अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहलाती है। ठीक है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी जहाँ से कि आपके देश के कोने कोने से चुन के आपके जो प्रतिनिधि होते हैं वो आके फिर आपके पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो आपका फिर कानून बनाते हैं। ठीक है, इसी से कहा जाता है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, निम्न सदन। ठीक है, मतलब लोगों का, आम लोगों का सदन। ठीक है, और राज्यसभा होती है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी यहाँ पे थोड़े से बूढ़े लोग बैठे रहते हैं। बूढ़े लोग मतलब बूढ़े नहीं, यानी थोड़े से जो एल्डर कहलाते हैं। ओके, अलग तरीके से इसको कहा जाता है एल्डर। ओके, और आपकी जो एक लोकसभा होती है ये डिज़ोल्व हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि हर 5 साल पे लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो आपकी राज्यसभा होती है ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो कोई कार्य मतलब इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, क्योंकि भाई आपके तो लोकसभा इलेक्शन हर 5 साल पे होते हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि इसके जो मेंबर होते हैं उनको जो है उनकी जो कार्यविधि होती है वो 6 साल की होती है। ठीक है, और इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो जो राज्यसभा होती है इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। ओके, एंड अभी राज्यसभा बनती किस लिए है? तो अभी ये जो राज्यसभा है ये इसलिए बनाई जाती है कि अगर कहीं स्टेट के जो काम हैं, चूँकि हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि स्टेट को, यूनियन को, उनके हर प्रकार के काम जो हैं सब्जेक्ट वाइज, विषय के हिसाब से बांट दिए गए हैं। तो अगर कभी स्टेट को ऐसा काम करती है और उस काम में कहीं किसी प्रकार का इंटरफियरेंस होता है, यानी कहीं भी अगर यूनियन दखलंदाजी करता है, तो वो फिर क्या कर सके, उसकी मदद कर सके। ठीक है, अब आपके जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो तकरीबन 250 होते हैं। ओके, अभी हम आपकी बुक में देखते हैं किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट आपकी किन से मिलके बन रही है? प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, यानी पार्लियामेंट के ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सदन की बात करें कि पार्लियामेंट के सदन कितने होते हैं, ठीक है, कितने हाउसेस होते हैं, तो उसके 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक होते हैं राज्यसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो अभी जब आपके लोकसभा इलेक्शन हो जाते हैं, लोकसभा इलेक्शन होने के बाद आपकी लिस्ट बनाई जाती है, और लिस्ट बनाई जाती है ये दिखाने के लिए कि जो एमपीज़ चुन के आए हैं, हर एमपी किस पॉलिटिकल पार्टी का है। क्योंकि एमपी तो आ गए आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए आपके पास, 543 टोटल सीट्स हैं, लेकिन अब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी में अब आपको एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चुननी है जो कि सरकार बनाएगी। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो इसे चुनने के लिए आपको क्या करना है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनना है जो कि अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर देती है। मेजॉरिटी कैसे सिद्ध करेगी कि वो 543 जो हैं उसमें से उसको उसका आधा सीट, यानी 272 सीट्स तकरीबन उसके पास होनी चाहिए, मतलब इतने एमपी उसके पास होने चाहिए। ठीक है, उसी के बाद जाके वो सरकार बनेगी। तो जो पार्टी 272 मेंबर्स अपनी मेजॉरिटी शो कर देती है, मेंबर जिसके पास होते हैं उसकी जो है सरकार बनती है। ओके, अब इसके अलावा क्या होता है, जो अपोजिशन होता है, द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition फॉर्म्ड। मतलब मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टी अपने बल पर, जिसको कि बहुत सारे वोट मिले हों, और उसने अपने ही बल पर, एक अकेली पार्टी ने मेजॉरिटी सिद्ध कर दी हो, भाई 272 सीट्स उसके पास हैं तो उसकी सरकार बन गई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सिद्ध नहीं कर पाती। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें जो है आपकी जो 2 पार्टीज़ हैं वो मिल के फिर क्या करती है, गठबंधन सरकार बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोalition गवर्नमेंट।
So what is coalition government? It is a form of government in which political parties cooperate to form a government. ठीक है, तो अभी इसमें हम एग्जांपल दें अगर आपको, तो 1998 के जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे बीजेपी से थे, तो उनकी जो है मेजॉरिटी सिद्ध नहीं हो पाई थी, तो इसलिए उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई थी एनडीए के साथ मिलकर। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसको सपोर्ट मिला था तेलुगु देशम पार्टी का। ठीक है, इसके बाद उनकी मेजॉरिटी सिद्ध हुई थी, मतलब 543 एमपीज़ में से उनको 272 का सपोर्ट मिला था, तब जाके फिर वो पीएम बने थे। ओके, तो ये आपका कोalition गवर्नमेंट होता है। ओके, तो या तो कोई एक पार्टी आपकी मेजॉरिटी सिद्ध कर दे, भाई ठीक है उसकी सरकार बन गई, और बाकी जो अपोजिशन है, अपोजिशन किसकी बनेगी? पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी पार्टीज़ के विरोधी रहेंगे, ठीक है, वो उसके अपोजिशन में खड़े रहेंगे, या तो कोalition फॉर्म करेंगे, ठीक है, या तो ये हो या तो क्या हो, फिर कोalition यानी गठबंधन सरकार बन जाए। ओके, सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग्स्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। ओके, तो अब इस पार्टीज में से जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आपकी बन जाएगी अपोजिशन पार्टी, यानी एक पार्टी जिसने 272 सीट्स के साथ मेजॉरिटी प्रूव कर दी, उसने अपनी सरकार बना ली, और उसके बाद जो बाकी पार्टीज़ थी जो मेजॉरिटी नहीं शो कर पाई, उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसके पास उससे कम लेकिन बाकी ज़्यादा सीट्स हैं, वो आपकी बन जाएगी अपोजिशन पार्टी, जो उसके विरोध में रहेगी। ठीक है, अब देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे बात आ रही है आपकी एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, तो अब आपने देखा आपके लोकसभा इलेक्शन हो गए, आपकी लिस्ट तैयार हो गई, ठीक है, और जिस अपोजिशन पार्टी जिस पार्टी ने मेजॉरिटी सिद्ध कर दी उसकी सरकार बन गई, और बात जो दूसरी है वो आपकी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बन गई। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना है। एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना है मतलब आपने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनाने के बाद अब उस सरकार में आपका पीएम कौन बनेगा। ठीक है, अभी जैसे हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, तो संसद में जो बैठेंगे वो कानून बनाएंगे, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, फिर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्लस प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका काम होता है भाई प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस देना। ठीक है, तो ये सारे सब आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं। अभी आपके रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है भाई, आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। फिर आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और अगर हम पूछें आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये आपके 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनकर। ओके, और आपके एम वेंकैया नायडू जो थे वो आपके पहले वाइस प्रेसिडेंट थे आज़ादी के बाद। ओके, और आप तो अपने प्रधानमंत्री जी को तो अच्छे ही जानते हैं। आपके प्रधानमंत्री जो फ़िलहाल आपकी करंट में है वो है आपके नरेंद्र मोदी जी, जो 14th प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, एंड ही इज़ सर्विंग सिंस 2014। और आपके देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, जो कि तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर जिनकी कि ताशकंद में किसी कारणवश मौत हो गई थी, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी जो है आपके इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री मानी जाती हैं। ओके, चलिए ये तो हो गई थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज। तब हम फिर से चैप्टर पे आते हैं। तो ठीक है, अभी आपका कानून बन गया। ठीक है, कानून मतलब पार्लियामेंट बन गई, पार्लियामेंट के बाद आपकी सरकार बन गई। अब सरकार में आपको एग्जीक्यूटिव चुनना है। ओके, सो द एग्जीक्यूटिव इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस, जैसे आपने चैप्टर 1 में देखा है, ग्रुप ऑफ पर्सनस हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, दे आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं? ऐसे लोगों का समूह जो कि एक साथ काम करते हैं कानून को निर्धारित करने के लिए, जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। सो दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। ओके, अभी देखिए, अभी यहाँ के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने मेजॉरिटी सिद्ध कर दी उसकी सरकार बन गई, उसके बाद उसमें से एक जो है उसको वो पार्टी मिलकर अपना नेता चुनेगी, वही बनेगा आपका प्राइम मिनिस्टर। सो फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अब जब प्राइम मिनिस्टर चुन लिए जाएंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में से मिनिस्टर चुनेगी कि किसको कौन से काम देने हैं।
ठीक है। अब जैसे आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन बनेंगे, एजुकेशन के कौन बनेंगे, फाइनेंस के कौन बनेंगे, डिफेंस के कौन बनेंगे, ठीक है, तमाम जो जितने भी काम होते हैं देश के सब बांट दिए जाते हैं। तो ये पीएम का काम होता है कि वो चुनते हैं मिनिस्टर्स को। देन दीज मिनिस्टर्स टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए, ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as coalition government. ये सेम चीज़ है जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज़ आ गई आपकी राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा हम लोग देख चुके हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा मैंने आपको बताया था इट इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब राज्यसभा में जो है इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। और इसके मेंबर्स जो इसकी टेन्योर जो है वो 6 years की होती है और टोटल मेंबर्स इसके 245 होते हैं, राइट, ओके। तो ये आपकी राज्यसभा है। एंड what are its function? Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation, and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering, if alterations are required, the laws initiated by the Lok Sabha. The members of Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. Okay, अभी देखिए, अब ये जो राज्यसभा है उसके आपको फंक्शंस क्लियर किए गए हैं, ठीक है। यानी ये राज्यसभा बनाई क्यों जाती है? एक्चुअली दिस राज्यसभा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, ओके, इन द यूनियन लेजिस्लेचर. Means it is also known as the council of the state. It has the power to protect the right of the states against the union government. Okay, और ये आपके जो इसमें 233 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 233 मेंबर्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को, और बाकी को जो 12 मेंबर्स होते हैं वो आपके नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि अलग अलग क्षेत्र से आए होते हैं, जो कि कोई साइंस के हैं, विज्ञान के हैं, कला के क्षेत्र से हैं, ठीक है। तो ये मेंबर्स वहाँ से आते हैं। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपके टोटल मेंबर्स हो जाते हैं 233। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है यूनियन टेरिटरी, यानी आपकी राज्यसभा जो है वो स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को जो है रिप्रेजेंट करती है। देखिए जो यूनियन टेरिटरी जो होता है ना, इट इज़ अ type of administrative division in the Republic of India, and they have their own government, and they are formed as they are directly under the यूनियन गवर्नमेंट, ओके। और ये सीधे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और इनको जो है कुछ विशेष प्रकार के ज़्यादा मतलब फ़ंड का प्रावधान होता है। क्योंकि यूटी हमने क्यों बनाई? बिकॉज आपको ही पता है कि इंडिया जो है इट इज़ पॉपुलस कंट्री, इट इज़ ऑन द सेकेंड पोजीशन, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है हम लोगों को जो सरकार बनानी पड़ती है अलग अलग लोकेशन पे बनानी पड़ती है हर तरीके से, ठीक है। हमने पूरे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, फिर उसको हमने स्टेट डिवाइड किए, स्टेट पे गवर्नमेंट बनाई, फिर हमने यूनियन टेरिटरीज़ बना दी। यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब यानी कुछ तो इसमें जगह ऐसी थी जो कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को देख के बनाई गई, ठीक है। उनकी राजनीतिक और प्रशासनिक अवस्थाएँ ऐसी थी, जैसे कि आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है। भाई दिल्ली जो है वो एक बहुत ही मेन पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इट इज़ अ सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। ब्रिटिश ने भी यहाँ पे आके बहुत लंबे समय तक शासन किया, मुग़ल आए, वे भी बैठे, ठीक है। यानी और फिर आपका जैसे पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली, तो भाई इनकी कुछ अलग प्रकार की संस्कृति हैं। और जैसे अंडमान निकोबार को हम लोग देख लेते हैं, है ना, लक्षद्वीप है, तो इनकी कुछ लोकेशन इस प्रकार की है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देख के जो यूटीज़ बनाई जाती हैं। और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि भाई वो बैकवर्ड में गिने जाते हैं, उसमें ट्राइबल्स रहते हैं। जैसे आपका ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कभी ये भी जो है यूटीज़ में आया करते थे, लेकिन बाद में फिर ये जो स्टेट्स में तब्दील हो गए, ओके। तो ये जो आपका राज्यसभा होता है वो स्टेट और यूटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये बनाया जाता है स्टेट्स के राइट्स को
बचाने के लिए। प्लस इसकी फंक्शंस और क्या होता है कि जो भी आपका कानून बन के आता है, ठीक है, वो उसको इनिशिएट करता है। यानी जब कोई कानून बन के आता है तो उसको बनने के बाद फिर राज्यसभा से पास होना चाहिए, और जब राज्यसभा उसको पास कर देगी ना, उसके बाद ही वो कानून बनेगा। उसको पूरा अधिकार है राज्यसभा को कि वो उसको कुछ दिन के लिए अपने पास रख ले, उसको पूरी तरीके से उसको रिव्यू करे, ठीक है। उसको ऑल्टर भी कर सकती है, उसमें अगर कोई बदलाव करना चाहे तो राज्यसभा को उसका भी पावर प्राप्त है। ओके, तो मतलब जो कानून आपका लोकसभा के द्वारा बन के आया है उसमें रिव्यू करने का और ऑल्ट्रेशन करने का अधिकार जो है वो राज्यसभा के पास है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें जो कहा जाता है ना कि लास्ट पावर लोकसभा की ही मानी जाती है, क्योंकि राज्यसभा के पास तकरीबन 14 दिन का समय होता है इसको रोकने का, और 14 दिन के बाद फिर उसको इसे पास करना पड़ता है, ठीक है। अब ये लोकसभा के ऊपर होता है कि भाई जो ऑल्ट्रेशन अगर राज्यसभा ने किए हैं वो उसको लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और स्वीकार नहीं भी कर सकती है, बट स्टिल इट हैज़ दिस मच पावर कि कुछ दिन का पावर उसके पास रहता है, ठीक है। अभी राज्यसभा के जो मेंबर्स, जैसे मैंने आपको ये बताया, 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको कि आपके चुन के आते हैं, प्लस जो 12 मेंबर उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला फंक्शन किसका, पार्लियामेंट का, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, यानी किस प्रकार से आपकी सरकार जो है वो बनती है, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड फंक्शन पे, एंड योर सेकेंड फंक्शन इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अभी देखिए, द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर मतलब क्या होता है, यानी जब आपकी संसद बैठती है ना, तो संसद जब बैठती है उसका पहला जो घंटा होता है, दैट मीन्स द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ड्यूरिंग अ पार्लियामेंट सेशन इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है जो आपकी जो सरकार है उसके जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी आपकी जो सरकार बन गई वो किस प्रकार से काम कर रही है, उसने कुछ लॉज इम्प्लीमेंट किए, उसको पास किया, और कुछ चीज़ें उसकी नई निर्धारित की, ठीक है। तो उसमें क्या अच्छा है या बुरा है, वो सब चीज़ें जो यहाँ पे डिस्कशन होता है। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन आवर। सो द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। The question hour is an important mechanism through which the MPs can elicit information about the working of the government, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर एक ऐसा समय है जिसके वक्त जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जानकारी लेते हैं कि भाई आपकी सरकार किस प्रकार से क्या काम कर रही है, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये ज़रूरी बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा जो आपकी संसद है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी जो आपकी सरकार बन गई है उसके जो नेता हैं वो क्या काम कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए संसद ने ये विधि निकाली है, वो है आपकी क्वेश्चन आवर की, ठीक है। सो बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी कार्य करें, कोई आपसे पूछने वाला ना हो, तो उसके बाद क्या होगा, आपके ऊपर किसी प्रकार की लगाम नहीं रहेगी, यानी आपको लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी कर रही हूँ अच्छा हो रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ गलत भी करते हैं, अगर आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा, तो आप उसको करते चले जाएंगे। लेकिन इस पे अंकुश लगाने के लिए आपका क्वेश्चन और बनाया गया, यानी जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो नेता है, काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है, ठीक है, तो उस पर उनको यहाँ पे टोका जाता है। एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अब चूँकि जो एमपीज़ वहाँ पे बैठे हैं आपके पार्लियामेंट में, लोगों के ही रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो अब ये जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोगों के थ्रू ही पूछे जा रहे हैं, ठीक। यानी पहले तो अगर आपने कुछ भी ऐसा चीज़ किया है जो कि सही नहीं है, किसी में कुछ कमी है, तो वो आपको बताई गई यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़, लोगों का क्या मत है, यानी अगर आपने कोई कानून बना दिया, ठीक है, अब वो लोगों को पसंद नहीं आया, या नहीं लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो लोगों ने उसके लिए धरना प्रदर्शन कर दिया, या फिर भाई अपना रैली निकाल दी, सरकार का विरोध कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर क्या होती है, संसद में जो उस पर्टिकुलर एरिया से या स्टेट से जो एमपी आके बैठा होता है वो उस चीज़ को सदन में रखता है, भाई आपने जो ये कानून लागू किया है वो लोगों के विरोध में है, वो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल उठाएं, भाई आपके जो बांध बना, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो भाई सरकार ने तो यहाँ पे बांध बनाने का किया, लेकिन उसका बहुत बड़े तौर पे विरोध हुआ था क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए था, ठीक है, और इसका बहुत हल्ला भी मचा था संसद में। बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ, अभी लेटेस्ट में आप जो देख रहे हैं आपका जो उत्तराखंड है, ठीक है, जिस प्रकार से वहाँ पे आपकी ज़मीन धंस रही है,
ठीक। तो इसमें भी जो सुषमा स्वराज जी के टाइम में भी अगर आप उनका भाषण सुनेंगे संसद में, उन्होंने अपने कार्यविधि के टाइम में, कार्यकाल के दौरान इस पर भाषण दिया था, लोगों को सचेत भी किया था कि भाई जिस प्रकार के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, पहाड़ी एरिया है और वो इतना मजबूत नहीं है, तो उसको रोका जाए। और जो हमारी नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, उस पर भी जो हम जो लगातार बांध बनाए जा रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, वो भी क्या थी भाई, पार्लियामेंट में थी, वो अपना भाषण दे रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पार्लियामेंट में होती हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके पार्लियामेंट में लोगों के हैं, तो वो लोगों का मत आपको बताते हैं, दैट इज़ द एमपी। सो आस्किंग द क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है ये। सो द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी जो विरोधी पार्टियाँ होती हैं ना, ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि विरोधी पार्टियों का काम ही होता है कि भाई गवर्नमेंट में नुक्स निकालना। भाई विरोधी का मतलब यही होता है ना, जो आपके विरोध में खड़ा हो, यानी कहीं आपसे गलती हुई नहीं कि उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद लगेंगे वो हल्ला मचाने। ओके, सो इट इज़ ऑल्सो हेल्दी प्रोसेस। ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है, लेकिन जो गलत है वो आपका ज़रूर, वो आपको इसके बारे में सचेत करेंगे। सो दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टीज़ का काम ये होता है कि जो आपकी सरकार की अलग अलग तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें जो कमी है उसको उठाना कि भाई कमियां इतनी हैं, और प्लस अगर ओपोजिशन पार्टी की अपनी कोई अलग से पॉलिसी चल रही है तो उसके लिए सपोर्ट गैदर करना। ठीक है, ये दिखाना कि हमारी जो पॉलिसी किस तरीके से आपसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये है आपका टू कंट्रोल गाइडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, अब इसमें और चीज़ें क्या दे रखी हैं आपको, देखिए, द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन द टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज। यानी जो सरकार है वो कोई काम कर रही है तो उसको उसके बदले में उसका फीडबैक मिलता है ना, यानी रिजल्ट शो होता है यहाँ पे कि भाई आप जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है। और फिर कैप्टन टोस का मतलब क्या होता है भाई, पूरी तरीके से क्या होता है, उनका जो अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है ना, कि भाई कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता आपने आपको चुना भी है, और कहीं अगर आपने कोई ऐसा पॉलिसी लागू कर दिया, कोई लॉ ऐसा ले आया या फिर ऐसा कोई काम कर दिया, तो भाई आपकी सरकार को गिराया भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डर बना रहता है सरकार के बीच में, गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में दिमाग में हमेशा डर रहता है कि अगर हमने किसी भी प्रकार का इम्प्रॉपर फंक्शनिंग किया तो हमारी सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो इट इज़ ऑलवेज ऑन द टोज। Okay, so in addition, in all matters dealing with finances, the parliament's approval is crucial for the government. Okay, अब जो भी आर्थिक चीज़ें होती हैं, यानी जहाँ भी पैसे को लेके कोई बात होती है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल बहुत ज़रूरी होती है गवर्नमेंट के लिए। यानी सरकार को कोई काम करना है तो भाई उसमें जो धन लगेगा, तो वो धन कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, वो आप अपने मुताबिक आप उसको पास नहीं कर सकते हैं। उसमें आपकी जब तक पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करेगी तब तक आप उसको उस प्लानिंग में अप्रूव नहीं कर पाएंगे, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारे फंक्शंस है पार्लियामेंट के, जिसके द्वारा आपकी जो पार्लियामेंट है वो सरकार को कंट्रोल भी करती है, उसको दिशा निर्देशन भी देती है, प्लस उसको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। ओके, सो एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात आई आपकी कि इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में जो एमपीज़ हैं, ठीक है, जो कि किसके प्रतिनिधि हैं, जनता के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्रोलिंग में, गाइडिंग में और इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से जनता की भागीदारी देखने में आती है। ओके, सो नाउ योर थर्ड फंक्शन इज लॉ मेकिंग। सो लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ये एक तीसरा फंक्शन है जिसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। ओके, तो ये तीन फंक्शन जो हैं आपके, ये आपको दिमाग में रखने हैं कि पार्लियामेंट के तीन फंक्शन कौन से हैं। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन व्हाट वी हैव सीन, टू मेक द नेशनल गवर्नमेंट, यानी आपकी राष्ट्रीय स्तर पे जो सरकार बनानी होती है, ये आपका पहला फंक्शन है। ओके, किसका, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो आपकी पहला फंक्शन आपने देख लिया, टू मेक द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, यस, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके एमपी चुनकर आए 543, वो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमको किस पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट करना है,
जो कि आपकी राष्ट्रीय स्तर पे सरकार बनाएगी, वो हमको सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो आपकी सरकार बन गई उसको कंट्रोल करना, गाइड करना, इन्फॉर्म करना, ये उसका दूसरा फंक्शन है पार्लियामेंट का। और तीसरा फंक्शन है आपका टू मेक द लॉ, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन आपने पार्लियामेंट के देख लिए। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, यानी संसद में कौन से लोग होते हैं। सो नाउ पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है। अभी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने जो है लोकसभा भी देख ली, राज्यसभा भी देख ली, ठीक है। हमने सब डिस्कस कर लिया है। और मैं देखा कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हमने पढ़ा, यानी देश के कोने कोने से प्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो भाई जो संसद में जाके बैठ रहे हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। हर धर्म से, हर कास्ट से, ठीक है, हर तरीके का, हर भाषा बोलने वाले सब लोग वहाँ संसद में रहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेम्बर्स एज ऑल्सो मेम्बर्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज़, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो ग्रामीण एरिया से आते हैं और अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी से लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वेयर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये कौन है, ये आम लोग हैं, ठीक है, यानी ग्रामीण प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो स्थानीय स्तर की पार्टियाँ हैं, जिनको बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं, ठीक है। यानी रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं, जो अपने अपने रीजन में बनी रहती हैं, ये उस एरिया के लिए काम करती हैं और इनको इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होते, इसको सब लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब इस डेमोक्रेसी की यही तो खासियत है, ठीक है, यही इसकी खासियत है। यहाँ पे आम लोगों की पावर है, यानी हर किसी को अधिकार है। तो ये रूरल मेंबर्स हैं, ये जो रीजनल पार्टीज जिनको आज तक कोई नहीं जानता था, तो अब इनको ऐसा टाइम मिलता है कि ये जो है पहले जो अनरिप्रेजेंटेड थे, जो चुने नहीं गए थे, अब जो है ये चुन के कहाँ जा सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं। ओके, सो देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है दलित को और बैकवर्ड क्लासेस को, यानी ये जो इस प्रकार के वंचित वर्ग हैं जो बहुत लंबे समय से पीछे थे शैक्षिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, तो इनको भी इसमें जो है क्या होता है, मौका मिलता है, ठीक है। सो लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज। अच्छा, तो ये एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको ईयर के हिसाब से दिखा रखा है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिन्होंने जो है लोकसभा इलेक्शंस में वोटिंग किया। आप इसको अपने से देख सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। Okay, now it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society। अभी देखिए जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमने क्यों कहा, क्योंकि आप इसको पूरा का पूरा समाज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो है, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपके समाज का असली आईना आपको दिखाए, ओके। यानी ट्रुथ हमेशा सामने नहीं आता है। देयर इज़ रियलाइजेशन व्हेन interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation, ठीक है। यानी बहुत लंबे समय से लोगों के जो बहुत से हित जो पूरे नहीं हुए, उनकी जो बहुत सी चीज़ें थी, यानी जो पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसी कम्युनिटीज़ जो पिछड़ी हैं बहुत लंबे समय से, उनको जो है अब जो है पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, नहीं वो भी अब आके इसका सरकार का हिस्सा बन सकें, जो कि बहुत लंबे समय से कहा गया हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज, मतलब ऐतिहासिक स्तर पे जो है पूरी तरीके से वो अलग कट के थे। यानी जो आपके ट्राइबल्स हो गए, जो वनवासी हो गए, ठीक है, जो मुख्य धारा से एकदम अलग हैं, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। सो विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SCs एंड STs, ठीक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, यानी वे लोग हैं जो कि बहुत लंबे समय से पिछड़े हैं, तो इनको जो है पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ओके। सो दिस हैज़ बीन डन सो दैट MPs elected from these constituencies will be familiar with and represent दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। अब SC ST को सीट देनी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो लोग उन लोगों के बीच से निकल के आएंगे, जब ये नेता बन के संसद में आएंगे, चूँकि खुद उन्होंने उस पीड़ा को सहा है, उस परिस्थिति को देखा है, तो ये उनके लिए प्रॉपरली काम कर सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों की तकलीफ़ों को, उनकी चीज़ों को आके प्रॉपरली पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि MPs को जो है दलित और आदिवासी एरिया से भी प्रॉपरली उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा जाए, इसलिए इनको क्या दिया जाता है, रिजर्वेशन, ओके। सो नाउ सिमिलरली इट हैज़
more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. अब देखिए यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है। वुमेन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जिस प्रकार से हम SC ST की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने माइनॉरिटीज़ की बात की, मार्जिनलाइज लोगों की बात की, बैकवर्ड लोगों की बात की, तो उसमें वुमेन भी आती हैं क्योंकि औरतों को भी अधिकारों से वंचित रखा गया बहुत लंबे समय से भी। पहले तो औरतों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, घूंघट प्रथा थी, पर्दा प्रथा, घर के अंदर रहना और बाकी बहुत सी चीज़ जो आप लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, आप लोग 8th क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे औरतों का भी जो एक रिप्रेजेंटेशन जिसे कहा जाता है राजनीतिक स्तर पे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे औरतों के लिए रिजर्वेशन की बात की जा रही है। ओके, तो अभी अब रिसेंट की बात करें तो तकरीबन अभी भी ये इतना अच्छा इसका रेशियो देखने में नहीं आता है। आज भी जो है पार्लियामेंट में तकरीबन 15% ही वुमेन आपकी जो है वो संसद में सरकार का हिस्सा दिखती हैं, ओनली 15%। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के तौर पे बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक इट इज़ क्यूबा विच इज़ हैविंग द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। इट इज़ अबाउट सम 53% आई थिंक सो। एंड नेपाल भी इसके पीछे, इसमें तकरीबन 33% रिप्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद ताइवान भी है। मतलब बहुत से देश हैं जहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन तकरीबन अच्छी देखने में आती है। लेकिन इंडिया में जो है औरतों की भागीदारी जो राजनीतिक क्षेत्र में इतनी अच्छी है नहीं। ओके, सो दिस इश्यू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years ago only 4% ऑफ MPs वे वुमेन, ठीक है, यानी आज से 60 साल पहले सिर्फ 4% औरतें जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो जो है पार्लियामेंट में यानी राजनीतिक भूमिका में देखने में आती थी। एंड इट इज़ अबाउट 9% नाउ, ठीक है। अब ये जो आपके डाटाज होते हैं ना, इसको ये टैली ये थोड़ा सा ऑल्टर करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने रिसेंट का जैसे आपको बताया 15%, ओके, तो लेकिन आपकी बुक में 9% दे के रखा हुआ है। सो दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी ये शो नहीं कर रहा है, ओके। ये चीज़ें आपको क्यों बताई जा रही हैं? देखिए यहाँ पे इन्होंने SC ST की बात की, इन्होंने यहाँ पे क्या चीज़ कही थी, ये कह रहे थे आपको कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब आप कह तो रहे हैं कि आपके यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, SC हैं, ST हैं, जिनको रिजर्वेशन देना पड़ रहा है, ठीक है। और इनको रिजर्वेशन अभी इतना है भी नहीं जितना कि इनको मिलना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने बात की वुमेन की, यानी वुमेन को भी जितनी भागीदारी होनी चाहिए उतनी है नहीं, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इट इज़ नॉट सफिशिएंट, इतना है नहीं जितना कि होना चाहिए। क्योंकि जितनी आबादी औरतों की है, पॉपुलेशन है, कहा जाता है ना कि जितनी सीट्स मिलती हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती हैं। तो भाई अगर पॉपुलेशन के हिसाब से मिलती हैं तो औरतों की जनसंख्या तो काफ़ी अच्छी खासी है, तो फिर सिर्फ इतनी ही प्रतिशत उनकी सीट्स क्यों हैं? तो ये यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, ओके। सो नाउ it is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved question, ठीक है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, ये एक मुद्दा होता है डिस्कशन का, एक बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रश्न है जो कि सॉल्व नहीं हो पाए हैं अबाउट वेदर आर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव एनफ, ओके। यानी हम कह तो रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या वाकई ये रिप्रेजेंटेटिव है। सो द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टुवर्ड्स आंसर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। तो ये सब क्वेश्चन जो प्रश्न हम करते हैं, ठीक है, जो अधिकार हमको मिला है प्रश्न पूछने का, और जो हम इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि भाई जो एक पावर है, जो विश्वास है हमारे लोगों का, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड द फेथ जो कि लोगों को है अपनी इंडिया की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये उसको शो कर रहा है, ओके। सो दिस इज़ योर होल चैप्टर एंड आई थिंक सो आपको ये चीज़ें अभी क्लियर हुई होंगी। और ये जो आपका चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो थोड़ा सा इसको हम अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंड आई थिंक सो इसमें जो आपके बॉक्स अटैम्प्ट हैं वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम बॉक्स अटैम्प्ट देख लेते हैं। ओके, लेट अस कम टू द फर्स्ट पेज। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये आपके इलेक्शंस के रिजल्ट हैं जो शो हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शंस के, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का नाम दे रखा है और सीट्स हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट मिली वो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। नथिंग सो इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू पीपल। एंड नेक्स्ट वी सी दिस अ फोटो ऑफ अ पार्लियामेंट, राइट। अभी यहाँ पे देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ओके, अभी देखिए एन इलेक्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग द EVM, ठीक है।
भाई पहले जैसे आपका जो वोटिंग होता था वो बैलेट पेपर यानी लोग जो है ठप्पा मार के अपना जो है वो बॉक्स में अपना मत देते थे, ठीक है। लेकिन अभी आपकी आ गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पे कोई इलेक्टर हैं यानी वोट देने वाले व्यक्ति हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। ओके, सो द बायो फोटो शोज अ वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, राइट। सो द ईवीएम वेयर यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004 जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको बता रहे हैं कि जो पहली ईवीएम मशीन जिसका यूज़ पहली बार आपका सबसे पहले 2004 में हुआ था जनरल इलेक्शंस में। एंड द यूज़ ऑफ ईवीएम्स इन 2004 सेव अराउंड 1,50,000 ट्रीज, ओके, which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers. See, देखिए पहले जो बैलेट पेपर पे आपके चुनाव होते थे, ठीक है, तो उसमें बता रहे हैं कि 8,000 टन पेड़ कटते थे वो पेपर बनाने के लिए जिनको कि बैलेट पेपर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इलेक्शन में। तो जब से ईवीएम मशीन आ गई तब से आपका 1,50,000 ट्रीज जो हैं वो आपके बच गए हैं कटने से। ओके, राइट। सो दिस इज़ अ एडवांटेज ऑफ ईवीएम। फिर आपकी पिक्चर शो हो रही है। सो दिस फोटो शोज इलेक्शन स्टाफ यूजिंग एन एलिफेंट टू कैरी पोलिंग मटेरियल एंड ईवीएम्स टू पोलिंग स्टेशंस लोकेटेड इन डिफिकल्ट टेरेन, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो लोग हैं ये डिफ़िकल्ट टेरेन भाई आपका क्या होगा, ईस्टर्न रीजन होगा, है ना, पहाड़ी एरिया जहाँ पे कि जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पे लोग हाथी से जा रहे हैं। ये सारे कार्यकर्ता हैं जो कि इलेक्शन में भाग लेंगे। तो ये जो है अपना पोलिंग मटेरियल जो ईवीएम मशीन वगैरह लेकर जो है वो पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है। ये बस उसी की पिक्चर आपको शो की हुई है। और ये जो है ये आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको इसे सॉल्व करवा दूँगी। नथिंग सो इम्पॉर्टेंट। सो नाउ हियर अभी ये आपका पिक्चर दे रखा है आपका पार्लियामेंट का। ओके, सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, ओके, इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इट हैज़ 2 हाउसेस, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। इट हैज़ 2 हाउसेस, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। राज्यसभा is known as your council of states with total strength of 245 members, is chaired by the vice president of India, and the Lok Sabha, house of the people, with a total membership of 545 is presided over by the speaker, ठीक है। अभी ये जो आपकी चीज़ इसमें मेंशन की हुई हैं, ठीक है, इसमें आपको देखना है कि पार्लियामेंट आपकी सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, इसके 2 हाउसेस हैं और इसमें आपको स्ट्रेंथ, ठीक है, शो की हुई है। एंड ये राज्यसभा जिसको कि आपके वाइस प्रेसिडेंट शेयर करते हैं, और आपके जो लोकसभा हैं उसको कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। ओके, ये आपका रिजल्ट ऑफ 16th लोकसभा इलेक्शन शो किया हुआ है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। ओके, सो दिस इज योर नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ का मतलब होता है जो राष्ट्र स्तर पे होती है, जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके चेहरे होते हैं, जिनको सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, दिल्ली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द नेशनल कांग्रेस पार्टी। ओके, अभी नंबर ऑफ एमपी शो कर रखा है इन्होंने, यानी जो आपका लोकसभा इलेक्शन हुआ था इसमें कितने एमपीज इनके जो हैं, ठीक है, ये आपकी नंबरिंग है। फिर आपकी स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टीज़ के एमपी शो कर रखे हैं। ओके, इसको आप देख सकते हैं, राइट। सो ग्रैंड टोटल आपके निकल के आए यहाँ पे 543, राइट। चलिए, अभी आपका रिजल्ट ऑफ 15th लोकसभा इलेक्शन 2009 का। ओके, ये देखिए। So the above table gives you the result of 15th Lok Sabha election held in 2009. In these elections, the INC got a larger number of seats, but still not enough to emerge as a majority party in the Lok Sabha. It thus had to form a coalition with the United Progressive Alliance with other political parties who were its allies. ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के लिए शो किया हुआ है, यानी आप MP सबके देखेंगे, ठीक है, यानी जो प्रीवियस ईयर है और इस साल में, ठीक है। तो ये जो 15th लोकसभा इलेक्शन है जो 2009 में हुए थे, इसमें INC को जो है इट हैज़ गॉट अ लार्ज नंबर ऑफ सीट, लेकिन फिर भी जो है एक मेजॉरिटी पार्टी बन के लोकसभा में नहीं आ पाई, तब इसको कॉलिशन बनानी पड़ी यूपीए के साथ। ओके, इट हैज़ टू फॉर्म अ कॉलिशन विद द यूपीए एंड विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु वेयर इट्स एलाइज, ठीक, जैसे कि हम कॉलिशन गवर्नमेंट को डिस्कस अभी कर चुके हैं। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। नाउ दीज 2 बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, द साउथ ब्लॉक एंड द नॉर्थ ब्लॉक वेयर बिल्ट ड्यूरिंग 1930s. The photos on the left is of the south block, which houses the
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, ठीक है, ये आपको पीएमओ ऑफिस दिखा रखा है, उनकी पिक्चर है. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटो ऑन द राइट. दिस हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. द अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन द न्यू दिल्ली. ठीक है, तो ये आपका जो पीएमओ है, ओके, दिस इज ऑन द साउथ ब्लॉक. दिस इज द साउथ ब्लॉक ऑन द लेफ्ट. ठीक है, ये आपका पीएमओ ऑफिस है जो आप लेफ्ट पिक्चर देख सकते हैं वहाँ पर. ओके, और आपका जो नॉर्थ ब्लॉक है ये आपका जो राइट में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है. ओके, ये आपको पिक्चर शो की हुई है. राइट, सो नाउ हियर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट. ठीक है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे उसका एग्जाम्पल शो कर रखा है. ओके, इसको आप लोग अपने से रीड कर सकते हैं. Okay, and this is about your voting percentage. So now here the above photo shows a few women members of parliament. Okay, right, so nothing so important box attempt which I have to discuss here. तो अभी आपका आज पूरा चैप्टर जो है वो अब कंप्लीट हो गया है, और क्लास चूँकि बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं अभी दोबारा इसको रिवाइज नहीं कराऊंगी. अब नेक्स्ट क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी द समरी ऑफ दिस होल चैप्टर. ओके, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस चैप्टर. और उसके साथ फिर हमारी सिविक्स के 3 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, और समरी के क्लास लेने के बाद फिर हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे. ज्योग्राफी में हम 3 चैप्टर कर चुके हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 4th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी. So in the next class we are going to see the summary of this chapter. So till that class you please read, summarize, and if you have any doubts you can put it in the comment box.